हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 की कंपैरिजन क्लास की। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी वो थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 की डिक्टेशन मैंने डाली थी 80 वर्ड्स पर मिनट का। आई होप आप सबने वो डिक्टेशन आपने अच्छे से राइट डाउन करी होगी विदाउट मिसिंग द वर्ड्स। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोई भी आप में से स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, जो भी आप डिक्टेशंस लिखते हैं, उसमें सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रीडिंग। तो आप जो कोई भी डिक्टेशन आप लिखते हैं, चाहे वो 80 वर्ड्स पर मिनट की हो या 100 पर मिनट की हो या उससे भी ज़्यादा स्पीड की हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने जो भी डिक्टेशन लिखी है शॉर्ट हैंड की फॉर्म में, उसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली अपनी आउटलाइंस को पढ़ना आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड डेवलप हो जाती है, जो आउटलाइंस तो फटाफट बनाना सीख जाते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अपनी आउटलाइंस को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपनी आउटलाइंस को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, और उसके लिए आपको एक अपने अंदर डिक्टेशन लिखने के बाद उस पूरी डिक्टेशन की रीडिंग की जो हैबिट है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी दोस्तों बताया था, जो भी डिक्टेशन मैं आपको दूंगा, चाहे 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी, चाहे 100 वर्ड्स पर मिनट की होगी, उस डिक्टेशन को मैं हर डिक्टेशन को कंपेयर आपको जरूर करवाऊंगा लिखने के बाद, ताकि जो भी उसके अंदर टर्मिनोलॉजी आई है, जो भी पंक्चुएशंस आई है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो आप भी जो है अपने सबसे पहले इस डिक्टेशन को लिख लीजिए, लास्ट डिक्टेशन नंबर आपने नहीं लिखी है तो, और लिखने के बाद अपना 10 मिनट उसको जो हमको टाइम मिलता है एसएससी या फिर जो भी एग्जाम सेंटर पे हमको वो पढ़ने के लिए टाइम देते हैं। कई जो ओपन एग्जाम होते हैं उसमें 15 मिनट तक भी दे देते हैं। जनरली एसएससी जो है वो 10 मिनट का टाइम देती है आपको पढ़ने के लिए उसको रीडिंग। तो वो 10 मिनट के जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग का, और इस 10 मिनट में हमको कंप्लीटली वो अपना पैसेज जो हमने लिखा है उसको पूरा पढ़ के और उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के लिए जो है ये आज की क्लास है। जो मैंने लास्ट डिक्टेशन बोली थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3, तो आज मैं उसका कंपैरिजन आपको करवाने वाला हूं, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द पंक्चुएशंस व्हिच हैव कम इन द पैसेज, एज वेल एज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द टर्मिनोलॉजी एंड द पार्लियामेंट्री टर्म्स व्हिच हैव कम इन ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 of my dictation which I uploaded recently, right? So let's start now. I am thankful to you for having given me this opportunity long last to say a few words on the budget. Stop. देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप आया और बजट का बी जो है कैपिटल रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किसी भी तरीके का बजट जो हमारा होता है, जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ईयरली जो बजट होता है, तो बजट का जो है ना बी ऑलवेज कैपिटल आता है। तो आप इसके नीचे जो है ना कैपिटल वाला साइन लगा लीजिए, सो दैट जब आप टाइप करेंगे तो आप इसको कैपिटल टाइप करना नहीं भूलेंगे, राइट? स्टॉप। ऑलरेडी मच हैज बीन सेड एंड आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके की जो है ना पोस्ट हो गई है, और ये पॉलिटिकल पोस्ट हो गई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर या किसी भी तरीके का कोई दूसरी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ये जो टर्म्स होती हैं ये ऑलवेज कैपिटल आती हैं। तो फाइनेंस का एफ बड़ा आएगा, मिनिस्टर का एम बड़ा आएगा, तो इन दोनों के नीचे आप जो है पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए कैपिटल वाली। फाइनेंस मिनिस्टर हैज कम इन फॉर हिज शेयर ऑफ कंग्रेचुलेशंस as well as criticisms. Stop. So, comma, there is not very much to say, but I should like to say a few words. Stop. यहाँ से पैरा है दोस्तों, यहाँ से पैरा मार्क कर लेना आप। मैंने आपको अपनी लास्ट डिक्टेशन जो हमने कंपैरिजन करी थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 2 की, तो मैंने उस डिक्टेशन में भी आपको बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो जहाँ पे पैरा कहाँ कहाँ बनाया जाता है, वो जनरली आप मान के चलिए अगर 1000 वर्ड की डिक्टेशन है तो उसमें 5 पैरे तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, 5 से 6, और जनरली पैरा वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पर हमारी सेंस है, वो सेंस चेंज हो रही होती है, किसी भी तरीके की बात करने की सेंस चेंज हो रही होती है। कोई किसी तरीके का एक फ्लो में अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो डिक्टेशन दे रहा है, लाइक अपना स्पीच दे रहा है, सॉरी डिक्टेशन नहीं स्पीच, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी स्पीच दे रहा है तो वो जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है और कहीं पे वो टॉपिक जब चेंज होता है वो सेंस चेंज होती है, तो वहाँ जहाँ पे सेंस चेंज होती है वहाँ पर से पैरा बनता है ऑलवेज, राइट? तो यहाँ पे देखिए इसने बोला कि मैं इसके बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स कहना चाहता हूँ, अभी आगे बोलेगा। तो यहाँ से जो है एक पॉज आया है, लाइट पॉज आया, तो ऐसी जगह पे हम पैरा को मार्क करते हैं। तो आपने अपनी जो डिक्टेशन अब लिखी है उसमें इस तरीके से जो पैरा वाला हमारा ये सिंबल होता है,
इसको आप मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में, सो दैट जब आप टाइप करेंगे डिक्टेशन अपनी टाइप करना शुरू करेंगे कंप्यूटर पे तो आप भूलेंगे नहीं कि यहाँ से आपको पैरा मार्क करना होता है। इसीलिए जो है ये पंक्चुएशंस और कंपैरिजन पैसेजेस का किया जाता है। चलो, द इंक्रीज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड द एब्सेंस ऑफ एनी न्यू टैक्सेशन हैज अर्नड फॉर द बजट, बजट का बी बड़ा कैपिटल मार्क कर लेना, अ गुड रिस्पॉन्स इवन फ्रॉम द बिजनेसमैन। स्टॉप। देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉज लेना चाहूंगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अगर बिजनेसमैन को आप यहाँ पे देखेंगे तो बिजनेसमैन में लास्ट में MEN आया। आपको पता होगा MAN जो है ये बहुत कॉमन सी चीज है। MAN जो है ना सिंगुलर हो गया और MEN जो है वो प्लूरल हो गया। लेकिन अगर आप टाइप करेंगे आप MEN की जगह आप MAN भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे आपकी एक पूरी गलती हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो पैसेज की जो फ्लो चल रहा है, पैसेज का जो सेंस चल रही है, वहां पे आप समझें कि यहाँ पे MAN आएगा या MEN आएगा। यहाँ पे प्लूरल वाला आएगा क्योंकि यहाँ पे एज ए कम्युनिटी पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है। तो बिजनेसमैन की जो बिजनेसमैन मतलब जो व्यापारी लोग हैं उनकी एज ए कम्युनिटी एज ए होल बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे MEN वाला आएगा। राइट। स्टॉप। आई स्पेशली वेलकम द रिलीफ गिवन टू द मिडिल क्लासेस बाय रेजिंग द एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन होता है दोस्तों छूट, किसी भी तरीके की छूट। राइट। तो इसमें जितने भी डिक्टेशन में हार्ड वर्ड्स आते हैं मैं आपको उसके भी मीनिंग बताऊंगा, तो आप फोकस कीजिए कि आपको पूरे के पूरे मीनिंग भी आए, सो दैट कि आप एक अगर आप सपोज कीजिए जैसे ये पैसेज है, इस पैसेज के अंदर जितने हार्ड वर्ड्स आते हैं अगर आपको वो भी आए तो आपकी एक पैसेज के ऊपर एक ना डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक फ्लो हो जाता है टाइप करने के लिए। तो इसीलिए आपको सारी की सारी टर्म्स भी आनी चाहिए और इसके साथ साथ पैसेज में जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। राइट। तो एग्जेम्पशन यहाँ पे आया, एग्जेम्पशन लिमिट मतलब जो छूट की जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है दोस्तों एक हाइफनेटेड वर्ड होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में दो वर्ड इंटरलिंक्ड होते हैं, जिनको हम फ्रेजल वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कोई ओवरबर्डन्ड, राइट, ओवरबर्डन्ड लाइक, तो ये जो है ना हाइफनेटेड वर्ड है। इनकम टैक्स ऑलवेज हाइफनेटेड वर्ड होता है। तो इनकम उसके बाद हाइफन आएगा, उसके बाद टैक्स आएगा। राइट। तो इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इनकम। स्टॉप। नो डाउट कॉमा। देखिए यहाँ पे कॉमा, ये मैंडेटरी कॉमा है। नो डाउट मतलब इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो इसके बाद एक हल्का सा लाइट पॉज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉमा मैंडेटरी है। नो डाउट कॉमा दिस इज some relief to the middle classes. Stop. But I would request the finance minister के नीचे मार्क कर लेना फ्रेंड्स, comma, if he could to raise this exemption limit from rupees 40,000 to rupees 60,000, as that would give substantial relief. Substantial होता है दोस्तों काफी, sufficient, substantial relief मतलब काफी relief to the middle classes. Stop. I am indeed glad that the taxation inquiry commission, यहाँ पे दोस्तों एक पॉज लेंगे और समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे आया है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कमीशन के और बहुत सारी कमेटीज के नाम आएंगे। राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये आया है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। तो कमीशन क्या होते हैं दोस्तों? कमीशन होते हैं जो किसी भी तरीके की जांच करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है किसी भी तरीके के किसी ऑफिस को, किसी कमीशन को सेटअप करती है। ये कमीशन का काम क्या होता है? इस कमीशन का काम होता है किसी भी चीज के इश्यूज जो होते हैं उनको इश्यूज को सॉल्व करना या उसके अंदर किसी भी तरीके की इंक्वायरी करना। तो इस पर्पज के लिए किसी भी तरीके की जांच करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कमीशंस और बहुत सारी कमेटीज बिठाती है। कमीशन जो है बड़े स्केल पे होते हैं, कमेटीज जो होते हैं वो छोटे लेवल पे सेटअप करी जाती है। तो कमीशन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कमेटीज में थोड़े कम होते हैं। जैसे अगर किसी कमेटी का भी नाम लेता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे ऐसे हो गया। तो जितने भी कमीशन होते हैं और जितने भी कमेटी होते हैं, इनके जो वर्ड्स होते हैं, इनका जो नाम होता है कमीशन का, वो ऑलवेज पूरा कैपिटल आता है। तो यहाँ पे जैसे आया टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, तो टैक्सेशन का टी बड़ा, इंक्वायरी का ई बड़ा और कमीशन का सी बड़ा। राइट। इसी तरीके की कोई कमेटी होगी तो कमेटी का पूरा नाम जो है कैपिटल आएगा। तो इसीलिए इसके नीचे आप जो है अपना कैपिटल वर्ड्स वाली पंक्चुएशन जो सिंबल होता है हमारा, जो इस तरीके से होता है, छोटा वर्ड के नीचे जो इस तरीके से लगता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, सो दैट जब आप टाइप करेंगे तो आप इस चीज को भूलेंगे नहीं कि आपको इन तीनों वर्ड्स का को कैपिटल टाइप करना है। राइट।
Taxation Inquiry Commission has been appointed with Dr. John Mathai. जॉन मथाई, ये किसी का नाम है दोस्तों, आपको पता ही होगा, किसी का भी नाम आता है तो ऑलवेज कैपिटल आता है, इसीलिए के नीचे भी आप मार्क कर लेना सिंबल मथाई एज द चेयरमैन। देखिए चेयरमैन आप देखेंगे, चेयरमैन का सी यहाँ पे कैपिटल आया हुआ है। ये सी इसीलिए कैपिटल है क्योंकि चेयरमैन जो है एक पोस्ट होती है, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके की जितनी भी पोस्ट होती है उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। चेयरमैन, एंड आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ द वेक्स्ड प्रॉब्लम्स मे बी सॉल्व्ड थ्रू दिस कमीशन। स्टॉप। देखिए दिस कमीशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, इस कमीशन, दिस मतलब यह कमीशन मतलब किस कमीशन को ये रेफर कर रहा है, यही पिछले वाले कमीशन को जिसका नाम टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन है, तो उसी को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी कमीशन का सी कैपिटल आएगा। इसके नीचे भी आप मार्क कर लीजिए स्टॉप। यहाँ से पैरा रहेगा। नाउ एट द सेम टाइम से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से पैरे का आप साइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। एट द सेम टाइम कॉमा, ये मैंडेटरी कॉमा होता है, एट द सेम टाइम के बाद आप देखेंगे दोस्तों हमेशा ही कॉमा आता है, कॉमा, यहाँ पे आप कॉमा भी मार्क करिए। आई वुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर टू पुट ऑफ द एस्टेट ड्यूटी बिल। देखिए दोस्तों यहाँ पे रुकेंगे, सबसे पहले पुट ऑफ का मतलब समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी भी चीज को आगे करना, थोड़ा डिले करना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, अगर आप जब अपनी डिक्टेशन लिख रहे होंगे वहां पे पुट ऑफ, जब ये डिक्टेटर जो होगा वो पुट ऑफ इस वर्ड को बोलेगा तो आप पुट के लिए पुट लिख देंगे और ऑफ के लिए जो है लाइक देखिए आप ऐसे पुट लिखेंगे और ऐसे आप ये ऑफ बना देंगे, राइट। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है तो आपको यहाँ पे जो पुट ऑफ का जो मीनिंग है वो है PUT पुट, और ऑफ OFF वाला ऑफ है, ना कि सिंगल OF वाला है। अगर आपको नहीं पता इस पुट ऑफ के बारे में तो आप जब टाइप करेंगे तो आप सिंपल PUT पुट और ऑफ OF टाइप कर देंगे और आपकी यहाँ पे 100% मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही लगेगा, आपको लगेगा ऑफ था और मैंने ऑफ ही टाइप किया है, लेकिन यहाँ पे ये OFF वाला है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है वहाँ पे शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन लेते हुए ऐसे हजारों वर्ड्स हैं, ऐसे लाखों वर्ड्स हैं जो जिनकी साउंड एक जैसी होती है पर उनके मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको वो साउंड्स नहीं पता होंगी, वो फ्रेजल वर्ब नहीं पता होंगी, तो उसमें आप कभी भी अपने जो मिस्टेक्स हैं शॉर्ट हैंड में उसको कम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये पुट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे OFF आएगा, OF सिंगुलर वाला नहीं, सिंगल वाला नहीं आएगा। तो पुट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, साइड कर देना। तो आपको अगर ये पता होगा तो आप कभी भी पुट ऑफ OF वाला नहीं टाइप करेंगे, आप हमेशा OFF वाला ही टाइप करेंगे। इसीलिए ये रीडिंग हैबिट्स जो है दोस्तों ये डालना जरूरी होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट ऑफ द एस्टेट ड्यूटी बिल। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बिल का नाम एक और आया है, एस्टेट ड्यूटी बिल। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल जो होते हैं पार्लियामेंट में जो प्रपोजल पुटअप होते हैं कानून बनने के लिए, उनको बिल का रूप सबसे पहले दिया जाता है। तो कोई भी बिल जब होता है उस बिल का नाम होता है हमेशा कैपिटल आता है। तो यहाँ पे एस्टेट का E बड़ा, ड्यूटी का D बड़ा और बिल का B बड़ा आएगा। तो इन तीनों के नीचे आप सिंबल मार्क कीजिए कैपिटल वाला। फॉर द प्रेजेंट कॉमा सिंस द इंक्वायरी कमीशन, ये भी दोनों कैपिटल आएंगे, हैज बीन appointed and they may go into this question stop. For comma I feel that it is not an opportune moment, opportune OPPORTUNE, opportune का मतलब होता है दोस्तों जो भी सबसे सुटेबल जो चीज होती है, सुटेबल चीज को जो है opportune मोमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सबसे सुटेबल क्षण है, सबसे सुटेबल मोमेंट है, राइट। तो opportune moment to put on more taxes on the people stop. Already comma as Mr. Gadgil, GADGIL Gadgil। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलता हूँ कि जब भी हम डिक्टेशन लेंगे तो आप देखेंगे डिक्टेशन में एक दो नाम हमेशा जरूर आते हैं, चाहे वो हिंदी नाम हो, चाहे इंग्लिश नाम हो, किसी भी तरीके के, या किसी जगह का भी नाम हो सकता है। तो किसी भी तरीके के नाम आते हैं तो नाम की स्पेलिंग जो है आपको एग्जैक्ट 100% वैसी ही लिखनी है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाँ, पर उसकी साउंड एक जैसी जरूर आनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लाइक जैसे गाडगिल है तो गाडगिल को आप
EL भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि स्पेलिंग क्या है तो, लेकिन उसकी साउंड एक सही है जैसी आनी चाहिए। अगर आपने गाडगिल का नाम बदल के ही कुछ और लिख दिया तो वहाँ पे आपकी 100% मिस्टेक मानी जाती है। लेकिन जो नाम होता है, नाम में आप स्पेलिंग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। गाडगिल में GAADGIL भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको आता है एग्जैक्टली तो आप वैसे ही लिखिए, लेकिन नाम जो होते हैं किसी भी तरीके के नेम, किसी जगह का भी नाम है या कुछ भी है, लाइक जैसे सपोज कीजिए तिरुवनंतपुरम है या कोई और वैसा बड़ा नाम कुछ भी आ जाता है, तो नाम एग्जैक्टली उसकी साउंड वैसी ही आनी चाहिए और स्पेलिंग जो है उसकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो फिर गलती में काउंट नहीं होती अगर उसकी साउंड कंप्लीटली आपने चेंज नहीं करी है तो, राइट। तो गाडगिल हैज पॉइंटेड आउट, देयर आर सो मेनी टैक्सेस ऑन द पीपल, स्टॉप, द पीपल आर ओवरबर्डन्ड। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ओवरबर्डन्ड एक हाइफिनेटेड वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, इनकम अलग और टैक्स अलग नहीं है। वो इनकम टैक्स को बोला साथ जा रहा है तो वो इंटरलिंक्ड उनका आपस में मीनिंग निकल रहा है। तो इसी तरीके से ओवरबर्डन्ड मतलब उनको ज़्यादा बोझिल कर दिया गया है, तो यही सेंस आ रही है, इसीलिए ओवरबर्डन्ड एक हाइफन, इन दोनों के बीच में हाइफन आएगा। ओवरबर्डन्ड बाय टैक्सेस एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू recover their stability, stop. So, in regard to estate duty, ये कैपिटल आएगा दोस्तों, E और D, इसको मार्क कर लेना। I would ask him to consider about it, stop. My reason for asking it to be postponed is, as I have said, that the people are still facing economic distress, 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 stop. And then, our comment is not able to offer the amenities, AMENITIES, amenities होता है दोस्तों जरूरतें, किसी भी तरीके की जरूरतों को amenities बोला जाता है, लाइक बेसिक amenities, लाइक बेसिक जरूरतें। तो amenities आपको स्पेलिंग अगर अच्छे से याद नहीं होंगी, मीनिंग अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अपना पैसेज टाइप करने में। इसीलिए जितने भी हार्ड वर्ड्स आते हैं और उनकी आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, उनके मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट कि आपका ये पैसेज पे जो है एक अच्छा फ्लो रहे पढ़ने में भी और टाइप करने में भी। Amenities which other countries have, where the estate duty exists। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉज लेंगे, एक चीज को समझेंगे हम। मैंने यहाँ पे बोला एस्टेट ड्यूटी एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट, EXIST, ये इसकी वो होती है स्पेलिंग। और एग्जिस्ट्स, लाइक जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में इसकी बात करेंगे तो एक एस और यहाँ पर इसमें लगा हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे, उन वर्ड्स को जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा सुनने में उनको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि ये जो डिक्टेशन बोली जाती है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो करता है। तो जैसे एग्जिस्ट है, लाइक एग्जिस्ट वर्ड देखिए क्लियर कट बोला जा रहा है, एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट एक एस और है बाद में तो उसको एग्जिस्ट्स नहीं कभी बोला जाएगा, एग्जिस्ट्स ऐसे नहीं बोला जाता, उसको एक लास्ट में हल्की सी एक साउंड ड्रैग करी जाती है, जैसे एग्जिस्ट। अगर डिक्टेटर ने इस सेंस में एग्जिस्ट बोला है तो एग्जिस्ट ही बोलेगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट इस तरीके से बोला है तो आप समझ जाइए कि ये लास्ट में एक एस और है और ये वर्ड प्लूरल है, राइट। तो बहुत सारे आपने देखा होगा जिन बच्चों ने कोई ना कोई एग्जाम दिया है तो आपको मिस हियरिंग की भी एक प्रॉब्लम आती होगी। मिस हियरिंग में क्या होता होगा, आपको 1000 वर्ड में से कम 4-5 वर्ड ऐसे होते होंगे जो समझ में नहीं आते होंगे, तो वो उनके पीछे यही रूल्स होते हैं जिनको डिक्टेटर फॉलो करता है, और उन रूल्स को आप नहीं समझ पाते कि वो किस तरीके से डिक्टेशन बोल रहा है, और लास्ट में हम फिर ब्लेम करते हैं डिक्टेटर को कि इसने जो है वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया, तो कि भाई 4-5 गलतियां तो हमारी डिक्टेटर की वजह से ही हो गई क्योंकि इसने वर्ड को अच्छे से डिक्टेट नहीं किया। तो मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको डिक्टेटर भी फॉलो करते हैं, और उन रूल्स को अगर आप भी समझ जाएंगे तो आपकी भी जो मिस्टेक है वो और कम हो जाएंगी। तो ये सारी एक एस्पेक्ट होती हैं दोस्तों जो आपको समझनी होती है, उन्हीं का ये एक पार्ट है कि आपको डिक्टेशन भी समझ में आनी चाहिए। ये जो मैंने आपको वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट्स नहीं बोलेंगे, और डिक्टेटर भी कभी आपको एग्जाम में एग्जिस्ट्स नहीं बोलेगा, वो बोलेगा एग्जिस्ट। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एग्जिस्ट सच एज फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फ्री मेडिकल एड, होम्स फॉर द पुअर एंड द destitute,
डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट होता है जो बहुत दबे कुचले टाइप के लोग होते हैं, जिनको जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार वगैरह होता है, उनको डेस्टिट्यूट बोला जाता है। डेस्टिट्यूट, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा स्टॉप। So, my humble suggestion is that this point may be considered by the Taxation Inquiry Commission stop। इन तीनों को आप कैपिटल मार्क कर लीजिए, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन को स्टॉप। I agree that there is a brighter, BRIGHTER, brighter side of the picture, and that instead of continually harping on भी देखो दोस्तों, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये दोनों वर्ड साथ ही आते हैं। हार्प ऑन जनरली एक वर्ड होता है, HARP, हार्प ऑन ON। हार्प ऑन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करना या फिर उसकी रेगुलरिटी उसको बना के रखना, उसको बोला जाता है हार्पिंग ऑन आवर पॉवर्टी। वी शुड ऑल्सो सी द ब्राइट साइड स्टॉप। वी आर मेकिंग एनकरेजिंग प्रोग्रेस towards laying the foundation of a welfare state। स्टेट मतलब आपको पता होगा, स्टेट का मतलब होता है राज्य, है ना। तो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का एस का, स्टेट का जो एस है दोस्तों वो कैपिटल आएगा। और अगर इन जनरल बात चल रही होती है स्टेट्स, तो उस कंडीशन में भी प्लूरल होगा तो भी कैपिटल ही आएगा। राइट, यहाँ से पैरा बनेगा ना दोस्तों, विद से, यहाँ से पैरा मार्क कीजिए। विद द कॉपरेशन ऑफ ऑल एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान। यहाँ पे एक पॉज लेंगे दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 5-year प्लान जो है ये ऑलवेज कैपिटल आता है। आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन द्वारा जो है ना, अब तो नीति आयोग में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन 5-year प्लान जो है ना देश के लिए बनता है, 5 साल का जो प्लान होता है। तो इसलिए जो है इसका हमेशा कैपिटल आता है। 5 का F बढ़ाएगा, ईयर का Y बढ़ाएगा, प्लान का P बढ़ाएगा। 5-year प्लान, कॉमा, आई एम श्योर, कॉमा, सर, कॉमा, दैट वी शुड बी able to lay the foundations and fulfill the dreams of India, stop। It is indeed encouraging to know from the finance minister, कैपिटल वर्ड्स मार्क कर लेना दोस्तों, सिंबल फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे, that there is a tendency of lowering food prices all over the world, and in that case, comma, the prices in our country too would be lowered। यहाँ पे एक पॉज लेंगे दोस्तों, अब एक चीज को समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे टू जो आया ये TOO आया है, राइट। अब इसको जो है ना डिक्टेटर जो है, इसमें क्या होता है कि एक होता है टू और एक होता है TOO वाला। तो यहाँ पे हल्का सा वो आपको डिक्टेटर, जब भी आप डिक्टेशन ले रहे होंगे और अगर TOO वाला आएगा तो वो टू करके बोलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसको वर्ड को थोड़ा सा ड्रैग करके बोला जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे डिक्टेटर जब बोल रहा हो तो उसको समझना होगा एक चीज। अगर आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो ऐसी जगह फिर आपकी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ जो आपके रीडिंग स्किल्स हैं वो हमेशा ऑलवेज काम आते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपने जितने ज्यादा पैसेजेस पढ़े हुए हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इन आवर कंट्री टू बी लोअर्ड, राइट, कि अपने कंट्री में भी इसके प्राइसेस जो हैं वो घट जाएंगे, लोअर्ड हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप इस तरीके से पैसेज को थॉरली पढ़ते हैं तो आपके डिक्टेशन के अंदर मिस्टेक्स के चांस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TOO वाला आएगा, आप इसे सर्कल कीजिए, राइट। स्टॉप, लोअर्ड के बाद स्टॉप है और उसके बाद पैरा आएगा दोस्तों। रिगार्डिंग डिफेंस, कॉमा, फॉर obvious security reasons, comma, I do not agree with my friends who say that the expenditure should be curtailed, stop, curtailed, 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 like किसी भी चीज को काट के छोटा कर देना, उसको बोलते हैं curtailed, काट छाट करना, उसको curtailed बोला जाता है दोस्तों, राइट। स्टॉप, it is not advisable to take any undue risks। देखो दोस्तों, अब ये सेम चीज आ गई। अभी जो पीछे वर्ड आया था, अगर आपको याद होगा, exists, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, exists नहीं बोलेंगे उसको, exists। इसी तरीके से यहाँ पे एक और वर्ड आया, क्या है, risks, है ना। अब जब डिक्टेटर आपको बोलेगा वो risks नहीं बोलेगा कभी भी,
क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये गलत हो जाती है और ये जो डिक्टेशन के रूल्स हैं उनके भी अगेंस्ट में, क्योंकि रिस्क्स बोलने में कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा और ये टाइम मैनेजमेंट को मैच करने के लिए ही प्रोनाउंसिएशन जो है इस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे वो डिक्टेटर आपको क्या बोलेगा, रिस्क ऐसे करके बोलेगा, रिस्क। तो वो एक थोड़ा सा इस वर्ड को और ड्रैग कर देगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रिस्क वर्ड जो है ये प्लूरल आएगा, राइट। रिस्क्स एंड slacken the defense arrangements stop. Indeed, defense is one of our valuable assets. ASSETS, assets मतलब संपत्ति, किसी भी तरीके का जो अपनी संपत्ति होती है उसका assets बोला जाता है। Although strange to say, there seems to be का आप देखेंगे ज्यादातर कॉमनली ये आता है, ये साथ ही आता है। सीम्स टू बी का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ऐसा महसूस होता है, उस तरीके की फीलिंग आती है, उसको बोला जाता है सीम्स टू बी, है ना। देयर सीम्स टू बी एडवर्स ओपिनियन इन सम क्वार्टर्स स्टॉप। आई एग्री विद व्हाट जनरल करियप्पा, जनरल दोस्तों आपको पता ही होगा आर्मी में जो है ना डेजिग्नेशन होती है ये, तो आर्मी चीफ को जनरल बोला जाता है। तो जनरल जो है, जनरल का जी बड़ा आएगा। करियप्पा तो एक नाम हो गया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम की स्पेलिंग अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये गलती में नहीं आती, लेकिन करियप्पा की सेंस करियप्पा ही आनी चाहिए। अगर करियप्पा में आप KACARIAPPA ये करियप्पा की, अगर आप इसकी जगह के भी कर देंगे तो आपकी गलती में ये चीज़ नहीं काउंट होगी। या डबल पी की जगह अगर आप सिंगल पी भी कर देते करियप्पा, साउंड वही आएगी ऑलमोस्ट, तो साउंड सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे करियप्पा वंस सेड दैट गॉड एंड आर्मी, गॉड का जी बड़ा दोस्तों आपको पता होगा और आर्मी का भी A कैपिटल, तीनों जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनका फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल आता है। आर्मी आर रिमेंबर्ड ओनली व्हेन देयर इज ट्रबल स्टॉप। द आर्मी कंसिस्ट, देखिए यहाँ पे फिर एक वही वर्ड आया कंसिस्ट, मैंने बोला पीछे एग्जिस्ट वाला वर्ड आया था, एग्जिस्ट के बाद फिर रिस्क वाला आया, अब कंसिस्ट वाला है। जब डिक्टेटर आपको कंसिस्ट नहीं बोलेगा डिक्टेशन में, वो आपको बोलेगा कंसिस्ट। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कंसिस्ट मतलब ये कंसिस्ट्स है और ये प्लूरल है। ये आपको अपनी हियरिंग जो स्किल्स हैं ये भी हमें बहुत डेवलप करने पड़ते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है ताकि हम डिक्टेटर की डिक्टेशन को हम 100% ठीक से समझ पाएँ, राइट। तो अगर डिक्टेटर ने कंसिस्ट बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे क्या मिस हियरिंग हो गई है, डिक्टेटर ने गलत वर्ड डिक्टेट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, राइट। तो कंसिस्ट CONSISTS कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड लॉयल सेट ऑफ यंग मैन, स्टॉप, यंग मैन MENR वाला आएगा यहाँ पे। इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू इफेक्ट इकोनॉमी इन द पे ऑफ दीज brave officers, as it would not be an incentive for the right type of young men to join the army, आर्मी का ये बड़ा आप कैपिटल मार्क कर लेना इसके नीचे, and it would become ineffective and inefficient. Stop. I believe, their pay are now getting only rupees 17,000 and about rupees 1,000 as allowance. Stop. ALLOWANCE, allowance. That is, they are getting about half of what they were getting before. Stop. It is very hard for those officers on field duty to establish separate establishments for their families and for their children, and I would especially appeal to the finance minister to see that the family allowances may be restored to those officers who are on field duty. Stop. यहाँ से पैरा है दोस्तों, यहाँ से पैरा मार्क कर लेना। Economy in army could be affected
in other ways, stop. There is scope for more efficient operation of defense industries, which process seems slow, and by purchase policy of utilizing goods and stores indigenously manufactured stock. इंडिजीनियस का वर्ड जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है बहुत मेहनती, है ना, किसी भी तरीके की मेहनत के तरीके को, मेहनत को जो है इंडिजीनियस बोला जाता है, राइट। स्टॉप। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कंट्री मेड वॉर मटेरियल्स सच एज कुड बी प्रोड्यूस्ड हेयर एंड दे वुड बी चीपर देन। देखिए दोस्तों, चीपर देन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जो सीख रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह चीपर देन THAN वाला आएगा। आपको थोड़ा सा अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इंग्लिश पे सेंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी, सो दैट आपको डिक्टेशन समझ में आए। अगर डिक्टेशन समझ में आएगी तो आपकी जो आउटलाइन है आपको वो पढ़नी और आसान हो जाएगी, और टाइप करना फिर उससे भी ईजी हो जाता है, राइट। इसीलिए जो है आपको ये पूरी डिक्टेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट कि आपकी डिक्टेशन की स्पीड के साथ साथ आपका जो है ना इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और पूरा पैसेज भी कंपेयर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा चीपर देन। आपने अगर डिग्री पढ़ी होंगी तो है ना, चीप, चीपर, चीपेस्ट, राइट, ये उसकी 3 फॉर्म होती है चीप की। तो चीपर, और जब भी हमारे पास हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑलवेज देन आता है। तो देन कौन सा वाला होता है? THAN वाला देन आता है। तो यहाँ पे वही वाला देन है THAN, ना कि THEN। THEN का क्या मतलब होता है? तब, है ना, उसका दूसरा सेंस। अगर आपने यहाँ पे THEN कर दिया तो सेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा देन THAN। चीपर देन फॉरेन मेड गुड्स स्टॉक। I may also suggest that the armed forces who are not on field service or under any operational commitments could be utilized for giving military training to the youths in schools and colleges, which would teach discipline and loyalty. Stop. The university authorities should make military training as part of their compulsory education, just as they have adopted social, domestic and political sciences. Stop. The National Cadet Corps, ये तीनों वर्ड कैपिटल आएंगे दोस्तों। ये NCC की ये फुल फॉर्म है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप इन तीनों वर्ड के नीचे जो है ना अपना मार्क कर लीजिए कैपिटल वाला सिंबल, सो दैट टाइप करते हुए आपको किसी भी तरीके की फिर गड़बड़ नहीं होगी। कॉर्प्स इज ऑलरेडी इनकलकेटिंग INCULCATING, इनकलकेट का मतलब होता है दोस्तों कोई किसी चीज की लाइक रेगुलरिटी, किसी भी चीज की जो है ना प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है उसको बोला जाता है इनकलकेटिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग, इनकलकेटिंग मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग की एक रेगुलर प्रैक्टिस, उस सेंस में यहाँ पे इनकलकेट का मीनिंग आ रहा है। इनकलकेटिंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन सम यूनिवर्सिटीज सच एज बॉम्बे एंड कैलकाटा। स्टॉप। बॉम्बे का B बड़ा, कैलकाटा का C बड़ा, कैपिटल, राइट। बट इफ मिलिट्री ट्रेनिंग इज मेड compulsory for our university students, it will go a long way. Stop. तो दोस्तों आज ये था कंपैरिजन जो हमने किया था ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 का। तो ये यहाँ पे ओवर हो गया है। अब तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखिए जो कोई भी आप में से स्टेनोग्राफर बनना चाहता है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब अच्छी सिक्योर करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो। शॉर्ट हैंड अच्छी हो जो होती है उसके 2-3 फेज़, अलग अलग फेज़ होते हैं। सबसे पहले आपने थ्योरी अच्छे से सीखी हो। अगर आपकी थ्योरी का पार्ट, आपकी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर है तो आपकी आउटलाइंस कभी भी आगे चल के गड़बड़ नहीं होगी। तो इसीलिए थ्योरी की क्लासेस भी हमारे इस पर ललिता मैडम जो है ना रेगुलरली अपलोड करती है। तो वहाँ से आप थ्योरी को बिल्कुल माइन्यूटली, बिल्कुल
ध्यान से उस थ्योरी को सीखिए, मैडम क्या बताती है, एक रूल्स को अच्छे से सीखिए, ताकि कल को जब एडवांस्ड आउटलाइन पे आप स्पीड पे डिक्टेशन पे आप आएंगे तो किसी भी तरीके की आपको अपनी आउटलाइंस लिखने में गड़बड़ नहीं होगी आपसे, राइट। तो सबसे पहले आप थ्योरी अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद जब आप स्पीड बनाते हैं तो आपको आउटलाइंस बहुत अच्छी अपनी लिखनी और उसके बाद उसको पढ़ना आना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर आपको उसको टाइप करना होता है। टाइप करने के लिए क्या जरूरी है कि आप अपनी आउटलाइंस को पढ़ के ही टाइप करेंगे। तो जो आप अपनी आउटलाइंस लिखते हैं वो आपको पढ़नी आनी चाहिए, और टाइप करते हुए आपको उस सारी आउटलाइंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको कंप्लीटली आपकी इंग्लिश पे भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए अच्छे से, जो पैसेज पे होती है। आपको सारी पंक्चुएशन आनी चाहिए, आपको सारे हर तरीके के मीनिंग आने चाहिए, आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, तब जाके एक अल्टीमेटली आप लास्ट में अपना पेपर फाइनली टाइप करके एग्जामिनर के हाथ में हम हैंड ओवर करते हैं, राइट। तो ये सारे फेजेस होते हैं जिनसे हमको निकलना होता है। तो आई होप कि आपने ये आज की जो क्लास मैंने दी है इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, और आपने जो डिक्टेशन ये ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 लिखी होगी, लिखने के बाद अब मैंने आपको कंपेयर भी करवा दिया। कंपैरिजन में आपने बहुत सारे वर्ड्स को सर्कल किया होगा, जो जो वर्ड्स आपसे छूट गए हैं और जो सारे मैंने बताए हैं। इसके बाद आप इसको थॉरोली देखिए कि आपकी डिक्टेशन में कितनी सारी ये गलतियां थी, और इन गलतियों को मैंने आज इंप्रूव करवाया। इनको समझिए, और आपकी जो नेक्स्ट डिक्टेशन होगी जब आप उसको लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो ये सारी गलतियां को आप रिपीट नहीं करना, राइट, सो दैट कि आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिले। ओके, तो आज की क्लास फ्रेंड्स ओवर करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।